हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। तो आज हम पार्ट 3 देखेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस 2018 का, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके रीजनिंग सेक्शन का। पहले दो पार्ट में हमने इसके 21 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज 22 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो लाने में। तो आपके लाइक और शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो आइए देखते हैं। आज हम ये रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और जिसने अभी तक इसके लास्ट दो पार्ट नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। जैसे आज हम देखेंगे स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं दूसरों से एज दिलाने में। क्योंकि कई बार होता है जो पजल्स होती हैं वो काफी ट्रिकी और डिफिकल्ट आ जाती हैं। तो आप उतने टाइम में एक पजल बना के 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा आप उससे कम समय में इन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन को अगर सही से समझ के करें तो आप आराम से नंबर ला सकते हैं। इनमें काफी स्कोरिंग सेक्शन होता है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से काफी अच्छा कर सकते हैं इस सेक्शन में। और जिससे भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम होती है वो लैंग्वेज भी चेंज करके हिंदी में भी देख सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये स्कोर करने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा ये 22nd क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट है और उसके कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इश्यूड अ वार्निंग 2 years ago बेस्ड ऑन स्टडीज कंडक्टेड इन हॉस्पिटल्स दैट रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज वाज फाउंड इन 50% ऑफ पेशेंट्स। A large number of infants were dying due to infection that did not respond to treatment. तो इसमें कहा गया है कि एक आईसीएमआर ने 2 साल पहले एक वार्निंग इशू की थी जो कुछ हॉस्पिटल्स में कराई गई थी, जिसमें पाया गया था 50% ऑफ पेशेंट में रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज। और अभी हाल ही में जो इन्फेंट्स हैं, जो नवजात हैं, वो डाइंग ड्यू टू इन्फेक्शन दैट डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, मतलब वो भी रेजिस्टेंट हो चुके थे। अब इसके कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन में हमें वो देखना होता है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड हम क्या एक्शन ले सकते हैं इसके बेटरमेंट के लिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, द रिवीजन ऑफ एंटीबॉडीज क्लासेस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज अ वेलकम स्टेप इन द ग्लोबल इनिशिएटिव टू पुश बैक अगेंस्ट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, द फिनोमिना ऑफ बैक्टीरिया बिकमिंग रेजिस्टेंट इवन टू द मोस्ट पोटेंट ड्रग्स। तो इसमें कहा गया है कि WHO ने अपनी जो एसेंशियल मेडिसिन हैं एंटीबायोटिक से रिलेटेड उनकी एक रिवाइज लिस्ट निकाली है, ताकि जिससे जो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है उसे रोकने में हेल्प मिल सके। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि इस लिस्ट से हमें हेल्प मिलेगी कि एक पर्टिकुलर डिजीज अगर हो तो उसमें एक पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक्स है उससे रिलेटेड वही उसे दें, ताकि जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है पेशेंट में एंटीबायोटिक से रिलेटेड वो ना हो। दूसरा ऑप्शन देखें, क्लोज स्क्रूटिनिटी ऑफ दीज बाय नेशनल स्टेवर्डशिप प्रोग्राम सच एज दोज इनिशिएटेड बाय द ICMR इज नीडेड। तो इसमें कहा गया है कि जो क्लोज स्क्रूटिनी है वो जरूरी है बाय ICMR। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जो ICMR है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो हमारे मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज को कंट्रोल करता है। तो मतलब ICMR के अंडर इसकी जांच और देखरेख जरूरी है। तो इसमें दोनों कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है। अब हम इसमें अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है ओनली 1, बी है बोथ 1 and 2। तो हमारा आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है, इंडिया इज बाइंग ओवर 1000 न्यू प्लेन्स, हाउएवर unprecedented expansion will place immense pressure on the aviation system. The industry currently appears to be underestimating the challenges ahead. तो इसमें यह है कि इंडिया 1000 न्यू प्लेन खरीदने जा रहा है, तो जिससे यह है कि जो हमारा एविएशन सिस्टम है उस पर प्रेशर पड़ेगा ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर द कंसर्न अबाउट चैलेंजेस अहेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा गया है ये जो चैलेंजेस अहेड, चैलेंजेस के बारे में जो बात हुई है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन देखें, द बाइंग फ्रेंजी लेड बाय बजट एयरलाइंस लाइक स्पाइसजेट एंड इंडिगो इज नॉट विदाउट रीजन। अराउंड 220 मिलियन इंडियंस फ्लू लास्ट ईयर एंड एनुअल इंक्रीज ऑफ 20%। बाइंग फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है एक तरीके का पागलपन। तो ये जो स्पाइसजेट और इंडिगो ये जो न्यू प्लेन्स खरीद रहे हैं ये विदाउट रीजन नहीं है। अराउंड 220 मिलियन इंडियन जो हैं वो फ्लू हुए थे लास्ट ईयर एंड एनुअल इंक्रीज ऑफ 20%। दूसरा ऑप्शन देखें,
द कंट्री इज ऑन ट्रैक टू ओवरटेक द यूके एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाय 2026. थर्ड ऑप्शन है only 75 out of 400 airports are currently operational in India and even the biggest hub like Mumbai, New Delhi and Chennai are bursting at the seams. तो ये जो challenges की बात हुई है, ये challenges की बात हुई है जो हम expansion कर रहे हैं उससे related. तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि 20% एनुअल इंक्रीज हुआ है फ्लाइट ट्रैवलर्स में, इसका कोई रिलेशन नहीं है एक्सपेंशन से रिलेटेड. ऐसे ही दूसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें यूके से कंपैरिजन बताई गई है और हमारी स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है. थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो 400 एयरपोर्ट हैं उसमें से सिर्फ 75 ही ऑपरेशनल हैं और मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई आर बस्टिंग एट द सीम्स, मतलब ये भी अपनी कैपेसिटी से ओवर काम कर रहे हैं, ओवर क्राउडेड है. तो इसमें थर्ड ऑप्शन ही ठीक होगा. तो हमारा आंसर होगा ओनली 3. नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोर देन 9 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस चाइना आर टेकिंग द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ देयर लाइफ नोन एज द गाओकोआ दिस वीक. फॉर मिलियंस ऑफ टीनेजर्स इट्स अ बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेस. फॉर मेनी बिजनेसेस इट्स अ ग्रेट चांस टू मेक मनी. तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि 9 मिलियन से ज्यादा हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं चाइना में, वो एक एग्जाम है गाओकोआ, इसके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं एंड दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस. और जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी काफी चांस है मनी मेकिंग का. अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स सब्सटेंशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट फॉर चाइनीज पीपल. तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट या फैक्ट है जो एक इंपॉर्टेंस बताता है इस एग्जाम की चाइनीज पीपल के लिए. पहला है द ग्रूलिंग टेस्ट डिटरमाइन वेयर द स्टूडेंट कैन गो टू यूनिवर्सिटी एंड व्हाट दे विल स्टडी. तो ये टेस्ट डिटरमाइन करेगा कि बच्चे किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और क्या पढ़ेंगे. तो इसके लिए ये स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. दूसरा, पेरेंट्स आर विलिंग टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग टू ट्राई टू इंश्योर सक्सेस, स्प्लैशिंग आउट एंड प्राइवेट ट्यूटर्स, गुड एग्जाम चार्म्स एंड इवन लग्जरी होटल्स. तो पेरेंट्स आर विलिंग टू लूजन दी पर्स स्ट्रिंग. पर्स स्ट्रिंग मतलब पैसा खर्चने के लिए तैयार है ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएं. इसके लिए वो प्राइवेट ट्यूटर्स हायर कर रहे हैं. तो ये पेरेंट्स के लिए भी काफी बड़ा सोर्स है स्ट्रेस का. नाउ थर्ड, चाइनीज स्टूडेंट्स हैव आल्सो बिगन स्पेंडिंग मोर ऑन ड्रग्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स दैट दे बिलीव विल इंप्रूव देयर मेमोरी एंड अटेंशन. तो इसमें जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी काफी खर्चना स्टार्ट कर चुके हैं उन ड्रग्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स में ताकि उनकी मेमोरी और अटेंशन बढ़े. तो ये भी एक इंपॉर्टेंस दिखा रहा है इस एग्जाम की चाइनीज पीपल के लिए. तो ये ऑप्शन भी ठीक है. तो हमारा आंसर हुआ ई, ऑल 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट देखते हैं 25th. A set of words are given in the each option. You have to first arrange each alphabet according to alphabetical series within the word. Then by using third letter from each word, you have to decide from which set a meaningful word is not found by rearranging them. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इससे हमने पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, देन इसमें जो थर्ड लेटर है वो पिक किया और उनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके साथ अगर ये स्टेप फॉलो करें तो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा. पहला ऑप्शन देखते हैं. पहले इसे हमें रीअरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसे बिना लिखे ही अरेंज करने की ट्राई कीजिए और जो थर्ड लेटर होगा हमें वो लिखना है. हमें बाकी जो एक्स्ट्रा फोर्थ और फिफ्थ लेटर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो इसमें सबसे पहले होगा डी, देन ई, देन एफ. तो फर्स्ट में आया एफ, देन इसमें ए, ई एंड देन एम. थर्ड में सबसे पहले होगा सी, देन के, देन एल एंड देन इसमें सबसे पहले होगा डी, देन जी, देन आई. अब अगर इसे रीअरेंज करें तो ये बनेगा FILM. बी ऑप्शन देखते हैं. इसमें सबसे पहले G, J एंड L, देन इसमें T, U, W, इसमें C, E, G, देन इसमें D, F, O. तो अगर इसे देखें तो ये बन रहा है ग्लो. सी ऑप्शन में देखें HSU, इसमें D,
एच एम, इसमें बी सी ई, इसमें डी आई एस और इसमें ई एन ओ। तो ये बनेगा एम ओ यू एस ई, माउस। देन डी, अगर ये ई ऑप्शन नहीं होता और हमने 3 चेक कर लिए तो डायरेक्ट हमारा आंसर डी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ई नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन भी चेक करते हैं। इसमें होगा ए एफ एच, देन बी एच एम, इसमें ई जे एस और इसमें जी के टी। अब यहां पर एक भी वॉवल नहीं है तो इससे कोई भी लेटर नहीं बनेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 26th, a certain number of people sit in a row adjacent to each other, some of them like different fruits and other like different flowers। तो कुछ पर्सन बैठे हैं एक रो में, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। सम ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट, कुछ को फ्रूट पसंद है और कुछ को फ्लावर्स। अब इसमें देखिए 6% सिट बिटवीन द वन हु लाइक मैंगो एंड द वन हु लाइक एप्पल। तो जो मैंगो है और जो एप्पल है उसमें 6% बीच में है, मैंगो और एप्पल में। अब इसे या तो बना के चलिए, यहाँ पे लिखिए मैंगो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एप्पल, लेकिन एप्पल इस साइड भी हो सकता है। आगे बढ़िए, अगर आप नोट चेक करें तो द वन हु लाइक फ्रूट फेस साउथ एंड वन हु लाइक फ्लावर फेस नॉर्थ। तो ये फेस करेंगे साउथ क्योंकि ये दोनों फ्रूट्स हैं। अब देखिए, द वन हु लाइक रोज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल। तो एप्पल यहां पर है, एप्पल का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो यहां पर है रोज। और जो फ्लावर्स हैं वो देखते हैं नॉर्थ में, और यहां पर लेफ्ट आएगा ये हुआ रोज और ये होगा नॉर्थ। आगे देखते हैं, 2% सिट बिटवीन द वन हु लाइक रोज एंड वन हु लाइक मैरीगोल्ड। तो रोज और मैरीगोल्ड के बीच में 2% बैठते हैं। अब यहां पर तो एप्पल है तो यहां पर होगा, और ये मैरीगोल्ड होता है फ्लावर, ये होगा नॉर्थ। और यहां पर भी 2 के बाद एप्पल है तो इधर होगा मैरीगोल्ड और ये भी नॉर्थ। नाउ हु इज नॉट एंड नीदर ऑफ द वन हु लाइक मैंगो। तो मैंगो का ये नेबर नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। नाउ ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड का राइट आएगा इस तरफ और यहाँ पे सिर्फ 1% बैठा है, मतलब ये हो गया फिक्स, ये है हमारा राइट हैंड। नो वन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक मैंगो। मैंगो के राइट में भी कोई नहीं बैठा, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड फिक्स। अब इसमें देखिए, हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो। रो में कितने पर्सन है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा आंसर आया A50। नेक्स्ट, अभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर इसमें ध्यान से देखें, बेस्ट माइंड इज कोडेड एज दिस, ब्राउन डोम इज दिस। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, जो हमारा वर्ड शुरू हो रहा है वो है बी से और यहाँ पर भी बी से, और दोनों में सेम कोड है। और चेक करें, जैसे यहाँ पर ये डी है और यहाँ पर डी है, डी के साथ ये म्यू का साइन है, मतलब इसमें हर लेटर के साथ एक सिंबल फिक्स है। अब हमें डायरेक्ट चेक करना है वर्ड स्टेम आर के साथ। तो वर्ड स्टार्ट है डब्ल्यू से, डब्ल्यू का अगर हम देखें, डब्ल्यू यहां पर है और इसके साथ है ये साइन है ए बी और डी ऑप्शन में, इन ऑप्शन में। अगला देखें ओ अगर हम यहां से देखें ब्राउन के ओ में, ये है ये साइन, ये है हमारा ए और डी में। अब इसमें देखेंगे थर्ड इसमें सिंबल सेम है, फोर्थ भी सेम है। यहां पर जो है स्टेम का सिंबल अलग है, तो इसमें सीधा एस चेक करेंगे हम। एस है यहां पर बेस्ट में और यहां पर है ये हैश, मतलब ये हो गया डी ऑप्शन ठीक। तो ऐसे करते हैं इन्हें, इसमें जरूरी नहीं कि सारे वर्ड चेक करें,
इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि किस वर्ड को हम चेक करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने वर्ड का W और O चेक किया और उसके बाद सीधा स्टेम का S देखा, क्योंकि A और D में वही डिफरेंशिएट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फ्लोर बेस्ड पजल है, इसमें देखते हैं। देयर आर 3 फ्लोर्स ऑन गिवन बिल्डिंग सच दैट फ्लोर 3 ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, फ्लोर 2 इज बिलो 3 एंड 1 इज बिलो 2। तो इसमें ऐसे ये 3 फ्लोर है, 3 2 1। आगे देखते हैं। इन द बिल्डिंग देयर आर 2 फ्लैट इन ईच फ्लोर सच दैट M इज इन द वेस्ट ऑफ N। तो हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और M जो है वो वेस्ट है N के। ऐसे एक और चॉइस ले लेते हैं, M और ये N, ये ऐसे। अब देखते हैं आगे। इन द बिल्डिंग ईच फ्लैट हैज एन एरिया ऑफ 1152 एंड नो 2 फ्लैट हैज सेम नंबर ऑफ रूम। तो हर बिल्डिंग में जो फ्लैट है उसका एरिया 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हर फ्लैट में नंबर ऑफ जो रूम्स हैं वो सेम नहीं है। एंड इन ईच फ्लैट द एरिया ऑफ ईच रूम विल बी द सेम। और हर फ्लैट के अंदर जो जितने उसमें रूम्स हैं उन सबका एरिया सेम है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ईच रूम ऑन द फ्लैट ऑन द सेकंड फ्लोर इज 128। तो सेकंड फ्लोर पे जो एक फ्लैट है जिसके हर रूम का साइज है 128। अब ये या तो M में भी हो सकता है या फिर N में हो सकता है। और 128 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रूम्स होंगे 9। तो ये हुआ 9 रूम्स और यहां पर 9 रूम्स। आगे देखते हैं। टोटल रूम्स ऑन फ्लोर नंबर 3 इज 7। तो जो फ्लोर नंबर 3 है उस पर टोटल रूम है ये है 7। अब हमें पता नहीं है इसका कॉम्बिनेशन, लेकिन ये टोटल 7 है, इसे यहां लिख लेते हैं। आगे देखते हैं। द फ्लैट विच हैज रूम ऑफ एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑन ओड नंबर फ्लोर। तो जो 144 साइज के रूम्स हैं जिस फ्लैट में, वो एक ओड नंबर फ्लोर पे है। तो इससे अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ रूम्स बनेंगे, 1152। इसे 6 से करेंगे, 6 2 जा 12, 4 जा देन 192 देन ये जाएगा 8 जा। तो 8 नंबर्स ऑफ रूम है इस फ्लैट में। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी 3rd फ्लोर है उसमें टोटल रूम्स ही 7 है, तो ये 8 नंबर रूम होगा फर्स्ट फ्लोर पे। अभी हमें पता नहीं है M है या N पर है। आगे देखते हैं। एरिया ऑफ ईच रूम इन द फ्लैट विच इज एग्जैक्टली बिलो 9 रूम फ्लैट इज 576। तो जो 9 रूम फ्लैट है उसके नीचे जो फ्लैट है उसके हर रूम का साइज है 576। 576 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रूम्स बनेंगे हमारे 2। तो 576 और यहां पर 576 और इसमें नंबर ऑफ रूम है 2। अगर यहां पर 2 आ गया तो ये 8 जो होगा ये यहां पर आएगा। और 8 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसका साइज तो 1152 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 1 जा 8 देन 4 4। आगे देखते हैं। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लैट हुज ईच रूम एरिया 384 एंड द फ्लैट हुज रूम एरिया इज 144। तो जिस फ्लैट के हर रूम का साइज 144 है और जिस फ्लैट के हर रूम का साइज 384 है उसके बीच में सिर्फ एक फ्लोर है। तो ये 384 यहां होगा और यहां पे 384 यहां होगा। अगर हम 384 के अकॉर्डिंग देखें तो 1152 में 384 तो 6 6 जा 4 जा 192 तो ये जाएगा 3 जा, मतलब इसमें रूम है 3 और हमारी 3rd फ्लोर पे टोटल नंबर ऑफ रूम है 7, तो 4 यहां पर होंगे। और अगर 4 के अकॉर्डिंग देखें तो ये साइज बनेगा 4 2 जा 8 8 8 2 8 8। आगे देखते हैं। देयर इज नो फ्लैट ऑन द ईस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग रूम 6। तो जिस फ्लैट में रूम 6 है 6 यहां पर ही आएगा, उसके ईस्ट में कोई फ्लैट नहीं है। तो इसके ईस्ट में तो 9 आ गया, तो ये हमारी चॉइस गलत हो जाएगी, ये बचेगी। और 6 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका जो साइज होगा ये होगा 192। तो ये हमारी पजल बन गई। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है 28th, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम इन फ्लैट एम ऑन फ्लोर 2? फ्लैट एम फ्लोर 2 एरिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रूम ऑन फ्लोर नंबर 2? तो फ्लोर नंबर 2 पे टोटल रूम है 9 और 6, 15, डी ऑप्शन। देन 30, which of the following statement is true? Total number of room on floor number 1 is 10, यही हमारी ठीक है, 8 और 2 10। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, तो आगे भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ ईच रूम इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ फ्लैट एम ऑन फ्लोर 1। फ्लोर 1 में एम का जो एरिया है इसमें है 576 और यहाँ पे दिया हुआ है 144, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर बचा सिर्फ ए, क्योंकि जो ऑल आर करेक्ट है वो कंडीशन फेल हो गई है, क्योंकि ऑप्शन बी गलत हो गया है। आगे देखते हैं 31st, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम ऑफ फ्लैट एन ऑन फ्लोर 3rd? फ्लोर 3rd पे एन का एरिया है 384, 31st का ए ऑप्शन। 32, हाउ मेनी रूम्स आर देयर ऑफ द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हुज ईच रूम एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर? तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर के वेस्ट में कोई रूम नहीं है, क्योंकि ये खुद ही वेस्ट में है, तो इसका आंसर हो गया ई, नन ऑफ दीज। तो इजी पजल थी, इसे आराम से बनाया जा सकता था, और ये 2018 में जो IBPS PO का मेंस हुआ है उसमें आई है पजल। तो आप खुद से ट्राई करिए और अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आपको और कितने प्रैक्टिस की जरूरत है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अगेन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, इन्हें देखते हैं। तो स्टेटमेंट है, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर इन ड्रॉट हिट वेस्टर्न मध्य प्रदेश हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर ओवर अ वीक डिमांडिंग दैट authorities increase the minimum price for their crops and waive their bank loans. Madhya Pradesh is one of the several states that have suffered droughts and crop failures in recent years. तो इसमें जो मध्य प्रदेश के किसान हैं वो MSP के लिए, मिनिमम प्राइस के लिए, और जो उनका बैंक लोन है उसे वेव करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड क्रॉप फेलियर्स, जो अभी रिसेंट ईयर में हुआ है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन विल हेल्प टू इंप्रूव द करंट सिनेरियो? तो इसमें क्या एक्शन गवर्नमेंट ले कि ये जो सिनेरियो है इसको इंप्रूव करने के लिए? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, गवर्नमेंट शुड पनिश दोज इन्वॉल्व इन द प्रोटेस्ट। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं ये वायलेंट हैं या नहीं है, इसके बारे में तो स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया, तो गवर्नमेंट शुड पनिश, ये स्टेटमेंट गलत है, गवर्नमेंट ऐसे पनिश नहीं कर सकती। सेकंड ऑप्शन, क्लाउड सीडिंग शुड बी यूज्ड इन सच सिचुएशंस। अब क्लाउड सीडिंग होता है ये किसी केमिकल की मदद से बारिश कराई जाती है। अब हमारे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो ड्रॉट और क्रॉप फेलियर है ये रिसेंट ईयर्स से होता आ रहा है, मतलब अगर हम अभी बारिश कराएंगे तो उसकी वजह से जो उनका नुकसान हुआ है वो तो पूरा नहीं होगा, तो ये भी इररिलेवेंट है। थर्ड, गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट अ टीम टू एक्सेस द severity of drought and convince that appropriate compensation will be paid। तो गवर्नमेंट को एक टीम बनानी चाहिए जो ड्रॉट हुआ है, जो सूखा पड़ा है, उसकी सिवियरिटी देखने के लिए, और उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि कोई अप्रोप्रिएट एक्शन और कंपनसेशन दिया जाएगा। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ ओनली थर्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 34th, इसकी स्टेटमेंट है, drinking in moderation can help our health. Some research has showed. Many doctors recommend a glass of wine or beer a night as per of diet plans such as the Mediterranean diet and the DASH diet, which has been proved to keep your heart and brain healthy. However, a new study suggests that even moderate drinking may not be great for your brain. तो इसमें एक स्टडी हुई है कि जो वाइन और बियर है मॉडरेट अमाउंट में वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, और जो रिसेंट स्टडी हुई है ये बताती है कि इवन अ मॉडरेट ड्रिंकिंग हमारे ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। अब इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में से क्या ऑप्शन निकाला जा सकता है या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है, साइंटिफिक रिसर्च कैन कॉन्ट्राडिक्ट एट टाइम्स। तो साइंटिफिक रिसर्च जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, और ऐसा हमारे स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है। स्टार्टिंग में ड्रिंकिंग को बेनिफिशियल बताया एंड देन उसको हार्मफुल बताया, तो ये ऑप्शन ठीक है। सेकंड, मॉडरेट इनटेक ऑफ वाइन इज लेस हार्मफुल देन सिगरेट। अब सिगरेट का कोई जिक्र नहीं है इसमें स्टेटमेंट में, तो ये हो गया गलत।
थर्ड, समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर ब्रेन डज नॉट मीन इट कैन नॉट बी हेल्दी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, तो हमारा आंसर हुआ ओनली 1, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट कैन बी डिटरमाइंड दैट हाउ मेनी परसेंट डेफिनेटली अटेंड मीटिंग बिफोर डी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो इतने ऑप्शंस में हमें बताना है कि एक वीक में कितने परसेंट जो है उन्होंने डेफिनेटली अटेंड करी है मीटिंग डी से पहले। डेफिनेट हमें आंसर चाहिए। देखते हैं पहला ऑप्शन। सबसे पहले लिख लीजिए इसमें, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे तक ही है, और ये ऑप्शन के लिए लाइन बना लीजिए। अब देखते हैं, एफ अटेंड मीटिंग ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे पर एफ, ओनली 1 अटेंड बिटवीन डी एंड एफ। तो या तो डी इधर आ सकता है या फिर डी इधर आ सकता है। ओनली 2% अटेंड बिटवीन बी एंड सी, और 2% अटेंड करेंगे बी और सी के बीच में। अगर यहां पर बी आया तो यहां पर सी आ सकता है, और अगर यहां पर बी आया तो यहां पर सी आ सकता है, क्योंकि डी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, फिक्स इससे नहीं पता चलेगा। दूसरा देखते हैं, ओनली 3% अटेंड बिटवीन ए एंड ई हु अटेंड आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद ई है, ई या तो यहां हो सकता है, और ए और ई के बीच में 3% का गैप है। अगर ई यहां पर होगा तो 3 नहीं आएगा, अगर ई यहां पर आएगा तो यहां पर 1 2 3 ए यहां पर आ गया, और ई यहां पर और ए यहां पर भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ओनली 2% अटेंड बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच में 2% है, तो डी यहां पर आ गया, और यहां के अकॉर्डिंग डी यहां पर आ गया। बी अटेंड जस्ट आफ्टर डी, डी के बाद है बी। अब यहां पर दोनों चॉइस बन सकते हैं, इसमें आ रहा है 1 और इसमें आ रहा है 2, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, नो वन अटेंड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता है, मतलब सी और एफ साथ में है। बी अटेंड ऑन सैटरडे, बी सैटरडे। ओनली 2% अटेंड बिटवीन एफ एंड बी, यहां पर एफ आएगा, और सी और एफ साथ में है, सी यहां पर भी हो सकता है और सी यहां पर भी हो सकता है। एंड डी अटेंड ऑन वन ऑफ डेज बिफोर सी, वन ऑफ डेज बिफोर सी यहाँ पर डी है, इसमें तो यहाँ पर डी फिक्स आ जाएगा, लेकिन अगर हम सी यहाँ पर पुट करें तो डी और यहाँ पर आ सकता है और डी यहाँ पर आ सकता है, तो ये भी हमें डेफिनेटली नहीं बता रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखें, ए अटेंड ऑन थर्सडे, ए यहां पर आया, ओनली 2% अटेंड बिटवीन सी एंड ए, तो सी आ गया यहां पर। ओनली 3% अटेंड बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी में जो है 3% है, और डी जो है हु अटेंड आफ्टर ए, ए के बाद अगर डी यहां पे पुट करें तो 1 2 3, डी और बी में 3 का गैप नहीं बनेगा, डी यहां पर आएगा तो 1 2 3 और बी यहां पर आएगा, तो इससे हमें पता चल रहा है कि डी के ऊपर जो है 5% है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। प्रोमोज मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग इन विच पीपल यूज टू बाय दोज प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन विद द वन दे आर मोर फैमिलियर विद एज कंपेयर टू द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वन। तो प्रोमोज मार्केटिंग ऐसी है जिसमें जो पीपल हैं वो सेम प्रोडक्ट वही खरीदते हैं बार बार, जिससे वो ज्यादा फैमिलियर है। तो इसमें क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेम प्रोमोज मार्केटिंग की तरह ही सिमिलर है। पहला ऑप्शन देखते हैं, अ वेल नोन ब्रांड हैज नॉट चेंज्ड इट्स लोगो फ्रॉम पास्ट 10 years एंड स्टिल मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट। एक वेल नोन ब्रांड है जिसने अपने 10 साल से लोगो चेंज नहीं करा है और अभी तक वो प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब वो प्रोमोज मार्केटिंग को ही फॉलो कर रहा है। पीपल उसके प्रोडक्ट को जानते हैं, इसलिए बार बार उसी को परचेस करते हैं, तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। देन बी, Vista company has launched a new product and advertised it with old theme song so that everyone is aware of it and also making profit from it. तो ये भी अपने प्रोडक्ट को फैमिलियर बनाने के लिए इन्होंने ओल्ड थीम सॉन्ग ही यूज किए, तो ये भी प्रोमोज मार्केटिंग की टाइप का है। देन सी, Arista company used to launch its new product with the name of famous action movies so that it became popular among people. तो Arista कंपनी जो है यूज टू मतलब पहले से वो ऐसे लॉन्च करती आ रही है अपने प्रोडक्ट्स को फेमस एक्शन मूवीज के नाम पे, ताकि वो पॉपुलर बन सके पीपल के बीच में।
तो ये भी पहले से करती हुई आ रही है, तो ये भी इसी टाइप का एक एग्जांपल है। देन डी, अ फेमस टूथपेस्ट ब्रांड यूज्ड टू ऐड अ न्यू ingredient with the existing one time to time without changing its packaging so that it remained popular among people। एक फेमस टूथपेस्ट ब्रांड है जो न्यू इंग्रेडिएंट मिलाता है, लेकिन जो उसकी पैकेजिंग है वो सेम रखता है ताकि जो लोग हैं वो उसको पहचाने। तो ये भी एक इसी टाइप की मार्केटिंग का एग्जांपल है। तो इसका आंसर है ई ऑप्शन, ऑल आर सिमिलर टाइप ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट 37 स्टेटमेंट है, अ कार कंपनी एरिस्टो was famous car manufacturing company 7 years ago, but company's production has been declining from past 5 years. So after all these mishappenings, the company is forced to shut down now। तो एक एरिस्टो फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 7 साल पुरानी, लेकिन 5 साल से इनका जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से अब इन्हें अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा है। इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट पॉसिबल रीजन फॉर द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट। तो ये जो कंपनी शटडाउन हुई है इसका मोस्ट पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? द कंपनी डिड नॉट हैव इनफ फंड टू बाय रॉ मटेरियल्स विच वाज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट। तो इसमें स्टेटमेंट में फंड से रिलेटेड तो कोई बात नहीं की गई है, और अगर कंपनी के पास इनफ फंड नहीं है तो कंपनी मार्केटिंग बोरोइंग कर सकती है, लोन ले सकती है। तो ये ऑप्शन जो है एक रीजन नहीं दिखता। बी देख लेते हैं, द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। अगर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका भी एक रीजन नहीं दिखता है, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। देन सी, मशीनरी वॉज टू ओल्ड एंड वॉज नॉट इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। अगर मशीनरी ओल्ड है तो उसे फंड अरेंज करके न्यू भी खरीदा जा सकता है, तो ये भी रीजन नहीं हो सकता। डी, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन डिक्लाइनिंग फ्रॉम पास्ट 5 years। तो 5 साल से प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है, और ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर डिमांड ही नहीं आएगी तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी, तो ये एक रीजन हो सकता है। ई ऑप्शन देख लेते हैं, द राइवल कंपनीज कार आर फुली ऑटोमेटिक एंड इज कंपोज्ड विद ऑल न्यू फीचर्स। तो ये भी इररिलेवेंट रीजन है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो एरिस्टो कार कंपनी है उसकी कार्स के फीचर क्या है, क्या पता वो भी ऑटोमेटिक कार हो। तो इसमें जो मोस्ट पॉसिबल रीजन निकल के आता है वो है ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, द रीजन फॉर ट्रम्प्स विक्ट्री इन यूएसए इलेक्शंस वाज दैट द वोटर्स बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल apparatus was corrupt and Trump was the only one who reliably affirmed that belief and promised to fix it. While Hillary Clinton held campaign rallies with Beyonce and Jay-Z, Trump was out talking about the forgotten working class, which in turn exacted a revenge on the political elite by voting for him। तो इसमें दिया हुआ है कि जो वोटर्स है उनको बिलीव था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करप्ट हो चुका है, और ट्रंप ने उनको अफर्म किया था, बिलीव दिलाया था कि वो इसको फिक्स करेगा। और जबकि दूसरी तरफ हिलेरी क्लिंटन ये कंपेन कर रही थी बियोंसे और जेजी जैसी सेलिब्रिटीज के साथ, तो इन्होंने जो वर्किंग क्लास है उसको भुला दिया था, लेकिन ट्रंप ने वहीं पे अपना टारगेट किया, तो जिसकी वजह से ट्रंप इलेक्शन जीत गए और हिलेरी क्लिंटन हार गई। अब इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? पहला है, हिलेरी क्लिंटन इज अ करप्ट लीडर, तो इसका तो कहीं से भी सेंस नहीं बनता। देन बी, ट्रंप इज द ओनली लीडर हु इज कंसर्न्ड अबाउट द वर्किंग क्लास, और यही हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ट्रंप वाज टॉकिंग अबाउट द फॉरगेटन वर्किंग क्लास, तो ये हो सकता है। सी देख लेते हैं, ओनली वर्किंग क्लास वोटेड फॉर ट्रंप, इसके बारे में कहीं नहीं दिया हुआ। देन डी, द रीजन फॉर ट्रंप सक्सेस इज द पोलराइजेशन ऑफ द पीपल टुवर्ड ट्रंप एज ही वाज टेकिंग आउट ऑल द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल पब्लिक। तो जो रीजन है ट्रंप की सक्सेस का वो पोलराइजेशन ऑफ द पीपल टुवर्ड ट्रंप, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वोटर्स बिलीव दैट ट्रंप वाज द ओनली हु रिलायबली अफर्म दैट बिलीव एंड प्रॉमिस टू फिक्स इट, तो ये भी एक हो सकता है। द ई ऑप्शन, द रीजन ऑफ हिलेरी क्लिंटन डिफीट वाज द कैंपेन रैलीज विद बियोंस एंड जेजी व्हिच बैकफायर्ड ऑन हर, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे बी और डी। अब बी में लिखा हुआ है कि ट्रंप इज द ओनली लीडर हु इज कंसर्न्ड अबाउट द वर्किंग क्लास, और यहाँ पे द रीजन फॉर ट्रंप सक्सेस इज द पोलराइजेशन ऑफ पीपल टुवर्ड ट्रंप एज ही वाज टेकिंग आउट ऑल द इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ जनरल पब्लिक, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पर जो है
बी में ट्रंप इज द ओनली लीडर, तो ये कहीं लिखा हुआ है कि ट्रंप ओनली लीडर था, तो इसे हम जो है कंफर्म नहीं कह सकते, तो हमारा आंसर आएगा इसमें डी ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, Delhi metro commuters may face tough time from Saturday as metro's 9,000 odd non-executive employees have threatened to go on strike from July 30 after little headway during talk between the management and the workers. The non-executive workforce, including train operators, station controllers, technician, operating staff, maintenance, have been protesting since July 19 at various reports and control room of the Delhi Metro for revision of salaries and other issues. The workforce play a critical role in running the metro network, and the strike may totally cripple the services. Last year too, metro services had come to the brink of a shutdown when the non-executive staff have threatened to go on strike on similar demands. The crisis was, however, averted at the last moment after the DMRC management and staff council came to an agreement following a series of meetings. The employees are demanding pay hike, payment of arrears, right to form a union, fixed guideline for sacking an employee only in extreme conditions. तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, both bold statement and underlined statement are cause and italic is the effect. तो इसमें लिखा हुआ है कि जो बोल्ड स्टेटमेंट है और अंडरलाइन स्टेटमेंट है वो कॉज है और इटैलिक इफेक्ट है। अगर हम इटैलिक में देखें तो इटैलिक में लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो डिमांड करें पे हाइक, पेमेंट ऑफ एरियर्स, राइट टू फॉर्म ए यूनियन, तो ये इफेक्ट नहीं हो सकता, ये कॉज होगा, क्योंकि इन अपनी डिमांड्स को मनाने के लिए ही तो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जो इटैलिक में जो है वो होगा कॉज, कारण, किस वजह से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहां पे हमारे बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इटैलिक स्टेटमेंट इज कॉज। अगर यहां पे देखें, यहां पे इटैलिक के बारे में कुछ नहीं है सी में, यहां पे इफेक्ट है, तो ये गलत हो गया, यहां पे इटैलिक इज कॉज है। देन ई ऑप्शन और ए ऑप्शन तो आउट हो गया, देन बी ऑप्शन और ये सी है, अंडरलाइन स्टेटमेंट इज इफेक्ट एंड बोल्ड स्टेटमेंट इज कॉज, और अंडरलाइन और बोल्ड जो है वो एक ही बात बता रहे हैं, तो सी ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारे पास बचे बी और ई। बी में लिखा है बोल्ड स्टेटमेंट इज द इफेक्ट व्हाइल इटैलिक स्टेटमेंट इज कॉज, और ई में लिखा है बोथ बोल्ड स्टेटमेंट एंड अंडरलाइंड स्टेटमेंट आर इफेक्ट व्हाइल इटैलिक इज कॉज। तो इसमें आप देखिए जो बोल्ड में है वो रिसेंट में जो स्ट्राइक उन्होंने अनाउंस की है 30 जून को, उसके बारे में बात हो रही है, और अंडरलाइन जो है लास्ट ईयर जो उन्होंने स्ट्राइक की थी उसके बारे में, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया था। तो जो अभी स्ट्राइक हो रही है उसका कॉज जो है ये इटैलिक नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं और इसमें हर ऑप्शन हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक पजल है, 7% PQRSTUV born on 7 different date of 7 different month, Jan, Feb, March, April, May, June, July। तो यहां पे लिख लीजिए Jan, then Feb, March, April, May, June and July। ये जो ईयर बेस्ड पजल होती है इसमें सबसे पहले इसमें डेज भी मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि काफी डाटा होता है जो डेज से रिलेटेड करता है। तो जैन में होते हैं 31, फेब में 28 या 29, मार्च 31, देन 30, 31, 30, देन 31। अब आगे देखिए, द वन हु वॉज बोर्न इन मे मंथ वॉज बोर्न ऑन एन और डेट बिफोर द डेट ऑन विच क्यू वॉज बोर्न। तो इसमें डेट और मंथ की बात चल रही है और इसमें 7% भी है, तो यहां पे ले लीजिए पर्सन्स और यहां पर डेट, एक चॉइस और बना लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द वन हु वाज बोर्न इन मे मंथ वाज बोर्न ऑन एन ऑड डेट बिफोर द डेट ऑन विच क्यू बोर्न। तो क्यू से पहले जो है मे है और मे जो है वो है ओड डेट, पहली कंडीशन।
नाउ P was born in the month having least number of days. तो P जो है least number of days Feb, तो यहाँ पर P जो है Feb में born होता है. Then Q was not born in a month having maximum number of days. Maximum है 31. 31 में Q नहीं है, तो Q एक यहाँ पे हो सकता है 30 पे और एक Q यहाँ पे हो सकता है 30 पे. Now R was born in a month immediately after V was born but not in the month having 31. R जो है immediately V के बाद है लेकिन 30 पे है, तो ये कंडीशन यहाँ पे बनती है एक VR और एक यहाँ पर बनती है VR. आगे देखते हैं. The difference between the dates of birthdays of the person who born in the month of Jan and Feb is same as the difference between the dates of the birthdays of the person who born in the month of Feb and May. तो जो जैन और फेब में डिफरेंस है वो सेम है फेब और मे में, और ये डिफरेंस है डेट ऑफ बर्थ का. आगे देखते हैं. यू वॉज बोर्न इन दी वन ऑफ द मंथ आफ्टर आर, तो आर के बाद जो है यू बोर्न होता है. नेक्स्ट, द वन हु वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज वॉज बोर्न ऑन 20. तो जो लीस्ट नंबर ऑफ डेज मतलब P है ये होता है 20 को बोर्न. आगे देखते हैं. V was born on 18. V है 18 पर. आगे, the one who was born in the June born on a date which is 3 days after P. तो जो जून पे हैं वो 3 days after P, तो मतलब ये होगा 23 और यहां पर ये होगा 23. आगे, U was not born on the odd date. तो U जो है वो है even date पे born, even date. Then the difference between the birthday of Q and T is more than 38 days but less than 41 days. तो Q और T का जो डिफरेंस है वो लेस देन है 41 और बड़ा है 38. और ये डिफरेंस किस चीज का है? ये है डेज का डिफरेंस. नाउ डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ बर्थडे ऑफ V एंड R इज 11. तो V और R जो है इनके बर्थडे की डेट का डिफरेंस है 11. ये क्या है? डेट. आगे, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थडे ऑफ Q एंड U इज मोर देन 17. Q और U मोर देन 17 एंड लेस देन 21. ये है डे. और लास्ट कंडीशन है डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ द बर्थडे ऑफ R एंड P इज मोर देन 12. R और P इनका जो डिफरेंस है ये है मोर देन 12 और ये डिफरेंस है डेट्स का. अब कंडीशन फिल करते हैं अपनी. अगर हम यहाँ पर देखें जो Q जो है Q से ऊपर है मे और यहाँ पे Q से नीचे है मे, तो हमारी ये वाली कंडीशन हो गई फेल. आगे कंडीशन देखते हैं. अभी ये जो मैंने कंडीशन से लिखी है ये मेरे पास स्पेस की कमी थी, इस वजह से मैंने ये इधर उधर लिख दिए. लेकिन जब आप एग्जाम में लिखें तो एक लाइन से एक प्रॉपर वे में लिखें ताकि आपको सारी कंडीशंस अच्छे से विजिबल हो. अब हम यहाँ पर देखें कि जो Q है T है अभी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. अब यहाँ पे ये देखिए V और R, और यहाँ पे V और R हमारे पास ऑलरेडी प्लेस्ड है. तो V और R के डेट में जो डिफरेंस है वो 11 है. तो एक बार जो है R बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 29, लेकिन ये छोटा भी हो सकता है, इसलिए इसकी एक कंडीशन और बनाएंगे. अब इसमें फिल करिए. ये है P, V, R, Q, ये 23, ये 20, ये 18 और ये 11 कम हो सकता है मतलब 7. तो ये कंडीशन हो गई. अब यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है डेट्स का डिफरेंस R और P के बीच में ये 12 से ज्यादा है. अब यहाँ पे R और P के बीच में डिफरेंस है 9 का और यहाँ पे ये है 13 का, तो मतलब ये हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी. इसको हम ये फिल करने के टाइम पे भी अगर देख सकते हैं
उससे जो हमारी ये कंडीशन हमने थर्ड बनाई है वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फुलफिल हो गई। अब इसमें देखिए ये क्यू और टी, इसके बीच में जो डेज का डिफरेंस है वो 38 से ज्यादा है और 41 से कम है, मतलब ये 39 या 40 हो सकता है। अब यहां पर है हमारे पास Q, अब ये है 30 के बाद अगर हम 31 डे लें, क्योंकि जुलाई जो है 31 डे का, तो 39 नहीं बनेगा, तो T आएगा यहां पर। अब यहां पर देखिए ये 30 दिन का है और Q की डेट है, डेट ऑफ बर्थ 23, तो 23 तो माइनस करिए यहाँ पे, तो ये पहुंच गया 31 मई। अब यहां पर ये है 39, तो 39 में से 23 माइनस करेंगे तो बचेगा 16, और 31 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 15, और 40 के लिए एक और माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 14, मतलब टी जो है 15 हो सकता है और 14 हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखें जो मई है वो है ऑड डेट में, मतलब जो मई को बॉर्न हुआ है वो ऑड डेट में बॉर्न हुआ है, तो यहां पर आएगा 15। तो इसमें ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई और ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और देखें ये V से R नीचे ये ऑलरेडी हमने फिल कर दी थी, और यहाँ पे R के नीचे U आएगा, तो मतलब अब U आएगा यहां पर। अब देखिए Q और U के बीच में जो है डेज का डिफरेंस है, ये होगा 18, 19 या 20 डे का डिफरेंस। अब Q के बाद 30 तारीख के लिए 7 दिन बचे हैं, 7 दिन यहां पर हो गए, और उसके बाद 18 के लिए 11 डेट आएगी, 19 के लिए आएगी 12 और 20 के लिए आएगी 13। और हमारे पास ये ऑप्शन है कि U जो है इवन डेट को बॉर्न हुआ है, तो हमारे पास ये 11 और 13 नहीं होगा, ये होगा 12। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब ये कंडीशन बची लास्ट, इसमें ये है कि जैन और फेब के डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस बराबर है फेब और मई को जो बॉर्न हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ के डिफरेंस के। तो यहाँ पर फेब है 18 और मई है यहाँ पे 15, तो इनका डिफरेंस आ गया 5। अब जैन और फेब में भी डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो मतलब ये 20 है तो ये 15 हो सकता है और 25 हो सकता है, राइट। तो ये हमारी पजल बनके तैयार हो गई, और जैन को बॉर्न होगा जो हमारा बच गया S। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। R was born in which of the following month? R किस मंथ में बॉर्न हुआ? R हुआ अप्रैल में, ऑप्शन डी 41। T was born on which of the following date? T बॉर्न हुआ है 15 को, ऑप्शन बी 42। How many month gap is there between the birth month of S and T? S and T के बीच में कितने मंथ का गैप है? S है यहाँ पर और T है यहाँ पर, 3 मंथ का गैप, तो ये हो गया ऑप्शन सी। नाउ 43, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वाज यू बॉर्न? तो यू बॉर्न हुआ है 12 को, तो ये ऑप्शन हो गया ए ठीक। नाउ 44, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? जून आर 23, तो जून में हुआ है क्यू। देन अप्रैल वी, तो अप्रैल में बर्थ हुआ है आर का। देन मार्च एस 25, मार्च में है वी। देन मे आर 15, मे में है टी, तो ये आंसर होगा नन इज करेक्ट, ऑप्शन ई। तो आई होप आपको ये पजल समझ आई होगी, वरना भी फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसमें जो मेन चीज थी वो ये थी कि जो क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ था, कुछ में डेट्स का डिफरेंस था और कुछ में डेज का, तो वहां पे अगर हमें कंफ्यूजन हो गई तो हमारी पजल बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसमें हर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स आर यूज्ड विद द गिवन मीनिंग्स एज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो ये सिंबल्स दिए हुए हैं और इन सिंबल्स का मीनिंग दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन है, अ पर्सन सेव्स 15 चॉकलेट्स एंड रेस्ट गिव टू हिज वाइफ। पर्सन 15 चॉकलेट सेव करता है और रेस्ट देता है अपनी वाइफ को। अ मदर सेव्स 45 चॉकलेट एंड गिव रेस्ट टू हिज सन। मदर 45 चॉकलेट सेव करके रेस्ट देती है अपने सन को। अ पर्सन सेव 25 चॉकलेट एंड गिव रेस्ट टू हिज सिस्टर। और एक पर्सन
25 चॉकलेट सेव करके रेस्ट देता है अपनी सिस्टर को, और ये इनका मीनिंग लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो इसमें कौन सा रिलेशन ट्रू है? तो यहां पे देखते हैं पहला ऑप्शन, तो $C, तो इसे साथ के साथ इसे रिलेशन बनाते हुए चलते हैं। यहां पर U, डॉलर का मीनिंग है ब्रदर ऑफ B, तो दिस इज ब्रदर ऑफ C। देन स्टार, स्टार का मीनिंग है वाइफ, तो C इज वाइफ ऑफ W, तो ये मेल हो गया। देन C इज द पेरेंट ऑफ B, तो ये पेरेंट हैं S के। देन $N, ये ब्रदर है N का। देन हैश, हैश का मीनिंग है A इज सिस्टर ऑफ B, तो N इज सिस्टर ऑफ S। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ 205 चॉकलेट्स आर गिवन टू U। अब U को अगर हमने 205 चॉकलेट्स दी, देन N रिसीव 105 चॉकलेट, तो N को 105 चॉकलेट्स मिलेंगी। अब ये देख लेते हैं कि ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। अब इसमें ये है, अ पर्सन सेव 25 चॉकलेट एंड गिव रेस्ट टू हिज सिस्टर, तो यहाँ पर इसकी सिस्टर है S, इसने इसमें 25 सेव की तो अपनी सिस्टर को दी 180। नाउ एक मदर जो है 45 सेव करती है और रेस्ट देती है टू हिज सन, तो यहाँ पे इसने 45 सेव की और S को दिए 135। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि अ पर्सन सेव 25 चॉकलेट एंड गिव रेस्ट टू हिज सिस्टर। अब अगर इसमें से 25 इसने सेव किए तो अपनी सिस्टर को ये देगा 110, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 105, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये मैच नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, S हैश Z, हैश का मतलब है सिस्टर, S सिस्टर है Z की। देन Z स्टार F, स्टार है वाइफ, Z है वाइफ ऑफ F, F हो गया मेल। देन CJ, तो ये दोनों पेरेंट्स हैं J के। देन J के बाद है हैश, तो J सिस्टर है ऑफ P। देन P के बाद है $, P ब्रदर है J का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 175 चॉकलेट आर गिवन टू S, S को दी हमने 175 चॉकलेट्स। नाउ इसमें लिखा हुआ है कि देन J रिसीव 70 चॉकलेट। अब देखते हैं, अब इसमें लिखा हुआ अ पर्सन सेव 25 चॉकलेट एंड गिव रेस्ट टू हिज सिस्टर, तो ये 25 चॉकलेट सेव करके अपनी सिस्टर को देगी Z को 150। और एक मदर 45 चॉकलेट सेव करके रेस्ट देगी अपने सन को, तो इसमें से 45 सेव करके मतलब P को 105। अब एक पर्सन 25 सेव करके अपनी सिस्टर को देगा बची हुई, तो इसमें से 25 माइनस करेंगे, ये होगा 80, और यहाँ पे दिया हुआ 70, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 बचेगा, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो ऑल 1 2 3 आर ट्रू, 1 2 आर ट्रू, 2 3 ट्रू, ओनली 2 ओनली 3, नन ऑफ दिस का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये 3 हमारा ठीक होगा, तो हमारा आंसर होगा ओनली 3 इज ट्रू। अगर इसे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है K, देन स्टार, स्टार का मतलब है वाइफ, K इज वाइफ ऑफ L। देन C पेरेंट, ये पेरेंट हैं O के। देन $, O ब्रदर है M का। देन हैश, ये सिस्टर है O की। अब यहाँ पे दिया हुआ है 250 चॉकलेट आर गिवन टू L, L को 250 चॉकलेट दी पर M रिसीव 165। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्सन सेव 15 चॉकलेट एंड गिव रेस्ट टू हिज वाइफ, तो ये 15 सेव करके अपनी वाइफ को देगा 235। और एक मदर अपने सन को देगी 45 चॉकलेट सेव करके जो बची हुई है, तो इसमें से 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा 190। अब एक पर्सन अपनी बहन को चॉकलेट देता है 25 सेव करके, तो इसमें से 25 सेव करेगा तो ये बचेगा 165, तो मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 ठीक है। तो ये था कंप्लीट रीजनिंग सेक्शन IBPS PO मेंस 2018 मेमोरी बेस्ड पेपर का। तो इसमें हमने पजल्स,
कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। तो आई होप ये जो हमने रीजनिंग सेक्शन सॉल्व किया 2018 IBPS PO मेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का, वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे क्वांट सेक्शन की 2018 मेमोरी बेस्ड पेपर की। तो ऐसे ही बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।